गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टीचिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू में अध्यापक के जो 5 कर्तव्य हैं जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में दिए गए हैं वो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। वो कौन कौन से कर्तव्य हैं, चलिए बात करते हैं पहले कर्तव्य की, जिसमें दिया गया है कि टीचर के क्या कर्तव्य होने चाहिए। पहली बात है कि हमको बच्चों में ऐसे स्किल्स को डेवलप करना है, ऐसे नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है ताकि वो सही और गलत में अंतर कर सकें, वो किसी पूर्वाग्रह में ना फंसें और तथ्य और कुप्रचार में अंतर करना जान सकें। वो समझ सकें कि क्या सही है क्या गलत है अपने जीवन में, और वो कोई क्या कुप्रचार कर रहा है और तथ्य क्या है उनमें अंतर कर सकें, और किसी भी पूर्वाग्रह से पीड़ित ना हो, किसी भी पूर्वाग्रह से प्रभावित ना हो। हमें ऐसी स्किल डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, ऐसी सोच, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है जिससे वो इन सब में अंतर कर सकें। दूसरा है, अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ है, अगर वो पुरानी है तो वो बेकार ही होगी, और जो नई है वो बिल्कुल अच्छी ही होगी। हमको इस सोच से भी बच्चों को बचाना है, क्योंकि हमें अच्छी बातों को देखना है कि हमें ये देखना है, वैज्ञानिक तौर पर ये देखना है कि अगर नई चीज़ है तो उसमें भी कुछ कमी हो सकती है, उसमें क्या कमियाँ हैं किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, और पुरानी चीज़ है उसमें क्या अच्छाई है बिना किसी पूर्वाग्रह के। हमें इस बात पे बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डेवलप करनी है, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है ताकि वो पुरानी चीज़ों को जो है वो इतने बेकार ना समझें और नई चीज़ों को आंख बंद करके भरोसा ना कर लें, ऐसी सोच डेवलप करनी है। तीसरी है कि ये हमारे कर्तव्य है हम बच्चों के अंदर स्वतंत्र और आलोचनात्मक विचार डेवलप कर सकें। हम ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करें जिससे बच्चे जो हैं स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोच सकें, अपने विचार रख सकें। एक दूसरे के पास छोटे छोटे ग्रुप बनाकर हम बच्चों को उनके व्यू रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि अपने आप बच्चे ने एक दूसरे पर से विचार विमर्श करें और किसी निष्कर्ष पर भी ना पहुँचे तो अपने पॉइंट्स रख सकें स्वतंत्र रूप से और आलोचनात्मक रूप से। उनके तथ्यों में कुछ ना कुछ जो टेक्निकलिटी होनी चाहिए, या कुछ तर्क होनी चाहिए, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए, कुछ फैक्ट होने चाहिए जिस बेसिस पे वो बात करें। हमको ऐसी सोच उनके अंदर डेवलप करनी है, ये हमारे टीचर के कर्तव्य हैं। और हमारा टीचर के कर्तव्य बच्चों को गणित को पढ़ाने के लिए हमें बच्चों को केवल गणित, आकृति और संख्याओं का गेम नहीं है जो गणित है, गणित के अकॉर्डिंग जो है हमें बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को ही मैथमेटाइज करना है। ये ब्रॉड एम है मैथमेटिक्स का। जो नैरो एम है उसमें हमें बच्चों को संख्या ज्ञान करा देंगे, आकृति का ज्ञान करा देंगे, लेकिन हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस को जो मैथमेटाइज करेंगे, उनके गणित में सोचने और सोचने के तरीके को में जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो है प्रोसेस गणित, है ना। गणित सोचने और समझने का तरीका ये केवल आकृति और संख्याओं तक सीमित नहीं है, यह बच्चों के ज्ञान और अनुभव का अभिन्न अंग है, और इसलिए पूरी पाठ्यचर्या के साथ इनका संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 4th पॉइंट है। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं। हम बच्चों को चर्चा तथा खोजबीन के अधिक से अधिक मौके देंगे। चर्चा व खोजबीन व बच्चों के अनुभव गणितीय ज्ञान के सृजन का मूल आधार है, और बच्चों को हम चर्चा करने के लिए देंगे वो एक दूसरे से, और खोजबीन करने के अवसर देंगे, और बच्चों के अनुभव से हम उनको सीखने का मौका देंगे, तो निश्चित ही वे गणितीय ज्ञान को सृजन करेंगे, क्योंकि यही उसका मूल आधार है, अनुभव। और इसलिए तरह तरह के क्रियाकलाप बच्चों को दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें, बच्चे उससे गणित अध्ययन में रुचि ले सकें और उसको अपने व्यवहार में ला सकें, और अपने थिंकिंग प्रोसेस को मैथमेटाइज कर सकें, गणितीय कर सकें। उसके बाद है, अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं, छठी बात है, अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो ये उसमें उनकी बच्चों की ये गलती नहीं है कि अगर उन्होंने गलती कर दी तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है। हम उसे बच्चों को डांटेंगे नहीं, या बच्चों को हम उसको ऐसे कोई वर्ड नहीं बोलेंगे जिससे उसको बुरा लगे, है ना। हम जो है बच्चों को थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज करेंगे कि इसने ये गलती क्यों की, ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। कहीं बच्चे को डिसकैलकुलेट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सवाल समझ ही नहीं पा रहा हो, कि जैसे कि अगर उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा हो क्या बोलते सवाल को, तो वो समझेगा, सवाल तो बाद में सोल्व करेगा, है ना। या हम उसे देखेंगे कहीं भी ऑटिज्म वगैरह तो नहीं है, या उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव या उससे कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, कहीं बच्चा प्रोसेस करने में ही दिक्कत कर पा रहा हो तो समझेगा, तो तब इसलिए हम उसकी जो एरर्स हैं उनको एज अ सोर्स के रूप में लेंगे, ना कि एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट है कि परिभाषा या टॉपिक का नाम बाद में बताएंगे।
बच्चों को टॉपिक का नाम गैस करने के लिए देंगे, लेट देम गैस, उनको गैस करने दीजिए। आप पढ़ाइए, हम ऐसा पढ़ाएंगे बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से कि उनको गैस करने देंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हमको जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अब हम शेप वाला टॉपिक पढ़ाना है, आकृतियों वाला। अब हम शेप टॉपिक में क्या करेंगे, छोटे बच्चों से बोलेंगे अच्छा बच्चों आप ये बताइए कि आप खाने में क्या क्या चीज़ लेके आए हैं। तो बच्चे बताएंगे सर हम तो पराठा लेके आए हैं। बहुत अच्छे, तो हम लिख देंगे कि शिवम पराठा लेकर आए हैं, है ना। और क्या, रोहन क्या लेके आए हैं, रोहन पिज्ज़ा खा के आए हैं, ये वो लेके नहीं आए, वो पिज़्ज़ा खा के आए हैं। और पूछेंगे, और अच्छा ये बताएंगे कि जिस टिफ़िन में आप खाना रख के लाए हैं वो टिफ़िन कैसा है। कोई बच्चा बताएगा कि सर मैं तो ब्रेड खा के आया हूँ, तो ब्रेड की आकृति कैसी है, चौकोर है। चौकोर मतलब आयत है, मतलब यह वर्ग हो सकती है। तो ब्रेड कैसा रहता है, वर्ग के आकार का होता है। टिफ़िन बच्चा लाया, सर टिफ़िन गोल है, तो टिफ़िन गोल है, गोल टिफ़िन लाएंगे, है ना। सचिन कैसा टिफ़िन लाया है, सचिन गोल टिफ़िन लाया है ना। सार्थक कैसा टिफ़िन लाया है, सार्थक रेक्टेंगल आयत के आकार का टिफ़िन लाया है। तो उससे हम बच्चों को गैस करने देते हैं। अगर हम जो हमारा क्लासरूम है वो ऐसे लर्निंग मटेरियल, लर्निंग सोर्स के रूप में TLM की तरह से यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की तरह से, तो लर्निंग रिसोर्स है वो। तो हम उससे पूछेंगे बच्चे से कि हमारी विंडो जो है वो किस साइज़ की है। सर विंडो तो स्क्वायर शेप की है क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो बिल्डिंग हो गई। और उसके बाद जो हम पूछेंगे क्लास के डोर वगैरह ये कैसे हैं, सर ये रेक्टेंगल शेप का है, तो ठीक है। अब हम बच्चों से करेंगे, अब बच्चों हम बताएं, अब आप कैसे कर सकते हैं। हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे मैथ में, किस टॉपिक की बात कर रहे थे, यस हम बात कर रहे थे शेप्स की। चलिए बच्चों अब हम आपको शेप के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे कैसे शेप हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। अब जब हमने शेप पढ़ा दिया, अब उनको होमवर्क देंगे तो हम क्या इस तरह से कुछ आकृति बना देंगे। अब हम इनमें काउंट, अब बच्चों से ये काम होमवर्क दे देंगे कि आप इन आकृतियों को काउंट करके लाइए कि कितनी आकृतियाँ इसमें सर्कल हैं, कितनी आकृतियाँ ट्रायंगल हैं, कितनी रेक्टेंगल हैं, कितनी आकृतियाँ स्क्वायर हैं। इस तरह से हम बच्चों को उनको सोचने के लिए देते हैं, और ताकि वो अपने और उनसे ये भी वक्त दें कि आपको घर पे जो इस तरह की कोई भी आकृति वगैरह मिले तो आप उसको लिख कर ला सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन सी आकृति है जो हमने अपने घर पर महसूस की। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी लाइक आपको अच्छी लगी हो, आप तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाइक आई हो, ठीक है।